देखो बढ़ रहा है, इधर से बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है, हम देख लेंगे ना कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसमें, ठीक है। तो चैप्टर या आप अगर बात किया जाए सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट का नाम क्या है? पॉलिटी है। क्या है? पॉलिटी, यानी राजनीतिक व्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। अब राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटी में हम लोग को क्या पढ़ना होता है? जैसे हमारा देश है, अपना देश है, जिस देश में शासन प्रशासन कैसे चलता है, उसी को हम लोग क्या करेंगे? पॉलिटी में पढ़ेंगे। अब पॉलिटी की अगर बात करें हम लोग, पॉलिटी को पढ़ने से पहले हम लोगों को सबसे पहले जानना होता है कि पॉलिटी में हम लोग को पढ़ना क्या क्या होता है। सिलेबस होता है। पॉलिटी का क्या होता है? सिलेबस होता है। तो पॉलिटी के सिलेबस को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पढ़ना क्या है, क्योंकि सिलेबस देखना क्या होता है? जरूरी होता है। अगर मान लेते हैं कि आपको कहीं जाना है, मंजिल पता होगा तब उस रास्ता से जाइएगा, रास्ता पता होना चाहिए। सिलेबस भी आपके यानी मंजिल का क्या है? एक तरह से रास्ता है। तो उसमें आपका पहला चैप्टर, सिलेबस में अगर पहला चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर हो जाएगा भारत का संवैधानिक इतिहास। तो साथ ही साथ आप लोग लिखते भी जाइएगा, ठीक है। भारत का संवैधानिक इतिहास, ठीक है। पहला चैप्टर हो जाएगा भारत का संवैधानिक इतिहास। दूसरा चैप्टर हो जाएगा आप लोगों का संविधान सभा। दूसरा चैप्टर हो जाएगा संविधान सभा हो जाएगा। तीसरा चैप्टर की अगर बात करें तो संविधान सभा पढ़ लेंगे। तो संविधान का स्रोत हम लोग पढ़ेंगे। संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत पढ़ेंगे हम लोग। संविधान का स्रोत पढ़ लीजिएगा। उसके बाद संविधान की विशेषता, संविधान की विशेषता। फिर पांचवा चैप्टर आपका हो जाएगा संविधान का अनुसूची हो जाएगा। छठा चैप्टर हो जाएगा संविधान का प्रमुख भाग। उसके पश्चात सातवां हो जाएगा आप लोगों का संविधान का प्रमुख भाग के बाद संविधान की प्रस्तावना, संविधान के प्रस्तावना, ये पढ़ लीजिएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सब खत्म होने के पश्चात हम लोग अब भाग एक में प्रवेश करेंगे और वो हो जाएगा आप लोगों का संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र हो जाएगा, संघ एवं राज्य क्षेत्र। फिर नवा चैप्टर हो जाएगा आप लोगों का नागरिकता, नागरिकता। 10वां चैप्टर हो जाएगा आप लोगों का मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। यहां तक लिख लिए? यहां तक लिख लिए आप लोग? नहीं लिखे हैं? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार हो जाएगा तो उसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। उसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य के पश्चात आगे हो जाएगा हम लोगों का संघ का शासन। तो संघ के शासन को लिखेंगे, उससे पहले इसको जल्दी नोट करिए सब।
संघ के शासन को अलग से पढ़ेंगे। हो गया? बढ़े आगे। अब क्या होगा? संघ का शासन आप लोगों का शुरू होगा, यानी 14वां चैप्टर जो होगा आपका कौन होगा? संघ का शासन। देखिएगा, आपका पहला जो है भारत का संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा, संविधान का स्रोत और संघ एवं राज्य क्षेत्र जो है मौलिक कर्तव्य हो गया। संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये जो चैप्टर आपको दिख रहा है, ये चैप्टर और संघ का शासन वाला चैप्टर दोनों क्या है? अलग अलग है। तो याद रखना, अब हम लोग क्या चैप्टर हो जाएगा? 14वां चैप्टर हो जाएगा। 14वां चैप्टर जो है आपका हो जाएगा संघ का शासन। बात नहीं करना है, पता है ना? संघ का शासन। और संघ के शासन की अगर बात करें तो संघ के शासन को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। संघ के शासन में हम लोगों का पहला होगा कार्यपालिका। कार्यपालिका होगा। दूसरा हो जाएगा आपका विधायिका। विधायिका। और तीसरा हो जाएगा आप लोगों का न्यायपालिका। तीसरा क्या हो जाएगा? न्यायपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद, उसके पश्चात केंद्रीय मंत्री परिषद पढ़ लीजिएगा, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद, फिर महान्यायवादी, महान्यायवादी, महान्यायवादी जिसको हम लोग AGI कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद, महान्यायवादी, ये सब जो हम लोग पढ़ेंगे किसके? संघ के शासन में कार्यपालिका के अंतर्गत। ठीक है, अब कार्यपालिका के पश्चात आएगा विधायिका। और विधायिका जो होता है, विधायिका जो है, ये विधायिका के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे संसद के बारे में। विधायिका में कौन आता है? क्योंकि कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। कानून कौन बनाता है? संसद। तो इसमें होगा क्या? तो हम लोग संसद वाला चैप्टर शुरू करेंगे और संसद वाला चैप्टर को भी हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। क्योंकि संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सदन बोले तो 2 होगा, अंग बोले तो 3 होगा। संसद में आ जाएगा राष्ट्रपति। अब हम राष्ट्रपति से पहले पढ़ चुके होंगे यहाँ पे, इसलिए इसको नहीं पढ़ना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे हो जाएगा इधर लोकसभा, लोकसभा, और इधर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है। विधायिका है, विधि बनाता है, इसीलिए हम लोग इसको विधायिका बोलते हैं। इसके अंतर्गत संसद को पढ़ेंगे, इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा होगा। फिर न्यायपालिका का काम क्या होगा? न्याय देने का काम होगा। और न्यायपालिका के अंतर्गत हम लोगों को क्या हो जाता है पढ़ना? तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना। हाई कोर्ट इसमें नहीं, राज्य के शासन में सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है और कैग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कैग, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। तो कुल मिलाकर संघ के शासन को हम लोग क्या करेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। आप लोगों का पहला भाग जो हो जाएगा
पहला कार्यपालिका हो जाएगा, पहला कौन हो जाएगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, और विधायिका में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति पहले से पढ़ चुके होंगे, इसीलिए लोकसभा और राज्यसभा। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और कैग के बारे में पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप लोगों का संघ का शासन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके पश्चात हम लोग फिर पढ़ेंगे राज्य का शासन। फिर क्या पढ़ेंगे, राज्य का शासन पढ़ेंगे। तो इसको नोट करना है ना, जल्दी नोट करिए फटाफट। चलिए देखिएगा, अब आगे हम लोग देखेंगे राज्य के शासन। जिस प्रकार से संघ के शासन को देखे उसी प्रकार से हम लोगों को क्या देखना है, राज्य के शासन को। तो अगला चैप्टर आप लोगों का हो जाएगा, क्या चैप्टर होगा जी, 15वां चैप्टर। 15वां चैप्टर हो जाएगा आप लोगों का राज्य का शासन, राज्य का शासन। और राज्य के शासन को भी हम लोग जिस प्रकार से संघ के शासन को हम लोग क्या किए थे, कितने भागों में बांटे थे, 3 भागों में बांटे थे, उसी प्रकार से राज्य के शासन को भी हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें याद रखना है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका हो जाएगा कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, विधायिका हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, न्यायपालिका, न्यायपालिका। अब कार्यपालिका में जिस प्रकार से हम लोग संघ के शासन को बांटे थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री में बांटे थे, उसी प्रकार से कार्यपालिका को हम लोग बांटेंगे अब मुख्यमंत्री में। किसमें, मुख्यमंत्री में, मुख्यमंत्री में, मुख्यमंत्री। पहले राज्यपाल से शुरू करिए, क्या, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल भी दीजिए, हटाइए, उपराज्यपाल, उपराज्यपाल, उसके पश्चात हो जाएगा मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री परिषद, उसमें क्या था, केंद्रीय मंत्री परिषद, इसमें क्या होगा, राज्य मंत्री परिषद हो जाएगा। राज्य मंत्री परिषद के पश्चात उसमें था महान्यायवादी, इसमें होगा महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, ठीक है। फिर विधायिका को हम लोग, यानी राज्य में कानून निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था होता है विधानमंडल, विधानमंडल। और विधानमंडल के होते हैं 3 अंग। विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहला की अगर बात करें तो पहला हो जाएगा आपका राज्यपाल, राज्यपाल, फिर हो जाएगा विधानसभा, विधानसभा, और आगे हो जाएगा विधान परिषद, विधान परिषद। देखिए अभी कुछ इसमें कुछ नहीं बुझा रहा होगा, बुझा रहा है कुछ, पढ़ाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे न्यायपालिका में उसमें पढ़े थे, केंद्र के संदर्भ में पढ़े थे सुप्रीम कोर्ट, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाई कोर्ट। क्या पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, जिला कोर्ट पढ़ेंगे, जिला कोर्ट, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये बात याद रखना है, यह है आपका राज्य का शासन। ये क्या है, राज्य के शासन को। अब राज्य के शासन को भी क्या करना है आप लोगों को, नोट करना है, जल्दी फटाफट नोट करिए हम लोग। अब आपका अगला चैप्टर जो हो जाएगा ये राज्य का शासन पढ़ लीजिएगा। तो राज्य के शासन के पश्चात कुछ संवैधानिक संस्था होता है, ठीक है, संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था होता है। अब संवैधानिक संस्था में आपका हो जाएगा, जैसे निर्वाचन आयोग का नाम सुने होंगे आप लोग, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चुनाव आयोग। तो निर्वाचन आयोग हो जाएगा, चुनाव आयोग हो जाएगा, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। फिर आगे बढ़िएगा तो इसी में आ जाता है योजना आयोग,
योजना आयोग, योजना आयोग जिसे अब क्या कर दिया गया, नीति, NITI, नीति आयोग। ठीक है, उसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय जनजाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, आगे हो जाएगा अनुसूचित जनजाति आयोग, फिर पांचवा हो जाएगा आप लोगों का राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, फिर आगे जो है अगला चैप्टर हो जाएगा आप लोगों का इसी प्रकार से 17वां चैप्टर हो जाएगा आप लोगों का संसदीय समिति, संसदीय समिति। ठीक है, और संसदीय समिति में हम लोग लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, प्रकलन समिति। ठीक है, सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी उपक्रम समिति। तो लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, ये सब है संसद की क्या, समिति। ठीक है, तो ये संसदीय समिति हो जाता है। संसदीय समिति हम लोग पढ़ लेंगे, उसके पश्चात 18वां चैप्टर हो जाएगा आपको पंचायती राज, पंचायती राज हो जाएगा। 19वां चैप्टर हो जाएगा आपका नगर निगम, नगर निगम। नगर निगम होने के पश्चात आगे बढ़िएगा तो आगे आप लोगों का हो जाएगा नगर निगम पढ़ लीजिएगा, फिर संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन, और सबसे लास्ट चैप्टर जो है आपका 21 नंबर वो हो जाएगा विविध। और विविध में विविध की अगर बात करें तो विविध में हम लोग वैसे चैप्टर को पढ़ेंगे जो छूटेगा, जो चैप्टर मान लेते हैं कि छूट गया इस सिलेबस में, उस चैप्टर को हम लोग किसमें पढ़ लेंगे, विविध में पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाता है आपका पूरा पॉलिटी का क्या सिलेबस। और इसी सिलेबस को पूरा करना होता है। ठीक है, और पूरा सिलेबस पढ़ लीजिएगा तब आपसे पॉलिटिकल में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस में आपका पहला जो चैप्टर हुआ करता था वो पहला चैप्टर आपका कौन सा था, भारत का संवैधानिक इतिहास। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। तो भारत के संवैधानिक इतिहास में हम लोगों को पढ़ना क्या होता है, तो भारत के संवैधानिक इतिहास में हम लोगों को पढ़ना होता है कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आता है, भारत को गुलाम बनाने लगता है, और ये बात पता चलता है किसको, इंग्लैंड की महारानी को, इंग्लैंड के सम्राट को, इंग्लैंड के संसद को पता चलता है। तो वो कंपनी के ऊपर अपना अधिकार करने के लिए समय समय पर इंग्लैंड से कानून बनाकर कहां भेजता है, भारत। और वो जो कानून बनाकर भेजा जाता है उसी कानून में से कुछ ऐसा बात है जिसको भारतीय संविधान में क्या किया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, तो यही है भारत का संवैधानिक इतिहास। इसमें पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, तो भारत के संवैधानिक इतिहास की अगर बात करें, पीछे वाला लिख लीजिएगा बाद में। ठीक है, और भारत के संवैधानिक इतिहास की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरुआत होती है इसकी। अगर पॉलिटी की भी बात करें हम लोग
तो शुरुआत कहां से होता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें तो उसमें भी लगभग यूरोपीय कंपनी के आगमन से ही क्या होता है? शुरू होता है। तो भारत का संवैधानिक इतिहास जो है, भारत के संवैधानिक इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि 1600 ईस्वी में आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 ईस्वी में कौन आता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये अभी नाम रखा गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इससे पहले जो था इसका पूर्ववर्ती नाम क्या हुआ करता था? तो इसका मर्चेंट एडवेंचर नाम हुआ करता था। क्या नाम हुआ करता था? मर्चेंट एडवेंचर। एडवेंचर तो मर्चेंट एडवेंचर नाम हुआ करता था, और इसमें कुल मिलाकर 217 व्यापारी थे। कितना व्यापारी थे? यानी 217 व्यापारियों का हुआ करता था ये समूह। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय ये नाम नहीं था, नाम क्या था? मर्चेंट एडवेंचर। और हुआ क्या था कि जब भौगोलिक खोज हुआ था, तो भौगोलिक खोज होने के पश्चात वास्को डी गामा जो आया था, तो बताए थे कि वास्को डी गामा भारत आता है तो उसके बाद क्या होता है? व्यापार खूब ज्यादा यानी लाभ कमा लेता है, व्यापार में 60 गुना मुनाफा होता है, तो कई यूरोपीय कंपनी आता है, और ये भी व्यापारियों का क्या था? समूह था। तो इसको भी क्या चाहिए था? लाभ चाहिए था, व्यापारी था। अगर मान लेते हैं आप व्यापारी होइएगा और पता चलेगा कि वो व्यापारी वहां गया तो 60 गुना मुनाफा कमाया, तो आप भी जाइएगा कि नहीं जाइएगा? आपको भी मन करेगा कि हम भी जाते हैं वहां, हम भी कमाएंगे मुनाफा। इसी प्रकार से 217 व्यापारी सोचा कि हम भी क्यों ना किसके साथ व्यापार करें? भारत के साथ। तो ये 217 का 217 कहां पहुंच जाता है? तो आ रहे हैं, बोले 217 का 217 कहां पहुंच जाता है? भारत पहुंच जाता। भारत नहीं पहुंचेगा, पहले आज्ञा लेने के लिए महारानी के पास जाएगा। और उस समय चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो इस समय इंग्लैंड की महारानी थी, महारानी थी। और इंग्लैंड की महारानी का नाम था एलिजाबेथ। एलिजाबेथ प्रथम। इस समय ये ब्रिटेन की क्या थी? महारानी थी। और ये 217 व्यापारी कहां आ रहा है? महारानी के पास कि महारानी हमें आज्ञा दीजिए कि हम जो है पूर्वी एशियाई देश के साथ, किसके साथ व्यापार करना है? पूर्वी एशियाई देश, पूर्वी एशियाई देश के साथ व्यापार करना था। और पूर्वी एशियाई देश में किसके साथ? तो मुख्य रूप से भारत और चीन के साथ क्या करना था? व्यापार करना था। ठीक है। अब यहां आ जाता है सब 217 व्यापारी महारानी के पास। तो महारानी, और कब आता है? तो 16वीं शताब्दी में आता है। ठीक है। तो महारानी क्या करती है? ये ब्रिटिश यानी जो 217 व्यापारी होता है, 217 व्यापारियों को आज्ञा दे देती है, और इसका नाम हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये दो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहां आता है? 1600 ईस्वी में कहां आता है? कंपनी की स्थापना होता है, उसके पश्चात कहां जाता है? भारत। और याद रखना है कि जब कंपनी की स्थापना होता है, भारत आता है, उस समय भारत में स्थिति क्या है? तो उस समय भारत में केंद्रीय सत्ता मुगल के हाथ में था। किसके हाथ में था? मुगल के हाथ में था। पुर्तगाली आया था तो उस समय चल रहा था दिल्ली सल्तनत। कौन चल रहा था? दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में अंतिम राजवंश था लोधी वंश, और उस समय शासक था सिकंदर लोधी। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आता है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो है मुगलों का शासन होता है, और मुगल वंश का जो राजा था उस समय अकबर था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का राजा कौन था? क्या बोला है? अकबर था। तो अकबर इस समय यानी केंद्रीय सत्ता किसके हाथों में था? अकबर के हाथों में। और इधर महारानी, ये मर्चेंट एडवेंचर नामक व्यापारियों का समूह था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो चुका है, और बोली कि जाओ
20 वर्षों तक तुमको हम क्या देते हैं, व्यापारिक एकाधिकार देते हैं। तुम 20 वर्ष तक पूर्वी एशियाई देश के साथ व्यापार करने वाला इंग्लैंड का इकलौता कंपनी होगा, दूसरा कोई कंपनी व्यापार नहीं करेगा। तो बताइए, इसको बहुत ज्यादा फायदा हो गया, बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि नहीं हुआ, किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। आप बताइए, अगर कहा जाएगा पूरा बेगूसराय प्रखंड यानी पूरा बेगूसराय जिला में जो है, मान लेते हैं कि कोई आप व्यापारी है, मान लेते हैं बेगूसराय जिला में सिर्फ एक के वो रहेगा मुर्गा का दुकान, तो क्या होगा, आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा ना, कहिएगा 500 रुपए केजी देंगे, लेना है तो लीजिए नहीं तो जाइए, होगा कि नहीं होगा, मन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा व्यापारी को। तो यही हाल था, खूब ज्यादा लाभ कमा रहा था कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये इजाजत कौन दी थी, एलिजाबेथ प्रथम, क्या करने दी थी कि जाओ तुम सिर्फ और सिर्फ क्या करना, व्यापार करना। और इस समय राजा कौन है, मुगल वंश का अकबर। अब अकबर का होता है मृत्यु, अकबर का होता है मृत्यु, अकबर के पश्चात कौन बनता है, जहांगीर बनता है। जहांगीर के पश्चात कौन बनता है, शाहजहां बनता है। शाहजहां के पश्चात कौन बनता है, औरंगजेब बनता है, औरंगजेब बनता है। अब अकबर से लेकर औरंगजेब तक मुगलों में जितना शासक हुआ सबका सब क्या था, शक्तिशाली था। क्या था, शक्तिशाली था। और शक्तिशाली था, इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रहा है, सिर्फ व्यापार कर रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार करेगा, सिर्फ क्या करेगा। लेकिन वो भी इंतजार कर रहा है कि केंद्र में कोई ना कोई ऐसा राजा जरूर होगा जो क्या होगा, कमजोर होगा, अयोग्य होगा। और वो दिन आ जाता है जब 1707 ईस्वी में क्या हो जाता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु। और औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात जो राजा बनता है, बहादुर शाह बनता है, ठीक है। बहादुर शाह के पश्चात रफी उदौला, फारूक सियर, यानी कई सारा शासक बनता है। जितना भी शासक होता है, जैसे मोहम्मद शाह रंगीला हो जाता है। और मोहम्मद शाह रंगीला, नाम भी रंगीला, काम भी इसका क्या था, रंगीला था, ठीक है। तो जितना भी शासक हुआ उत्तर मुगल काल, इसको हम क्या बोलते हैं, औरंगजेब के काल के बाद, औरंगजेब के शासन काल के बाद जो शासन काल है उसे हम लोग बोलते हैं उत्तर मुगल काल। और उत्तर मुगल काल में जो भी शासक हुआ वो सबका सब क्या था, सभी क्या था, अयोग्य था। और अयोग्यता का फायदा उठाने लगा कौन, अब इसके अधीन जो भी देसी रियासत होगा, देसी रियासत, वो अपने आप को, जैसे देसी रियासत में मान लेते हैं बंगाल, कौन था, बंगाल था, अवध था, बंगाल था, अवध था, ये देसी रियासत हुआ करता था। तब होता क्या है, मैसूर हुआ करता था। तो बंगाल, अवध, मैसूर जो भी हुआ करता था, मुगलों के अधीन हुआ करता था देसी रियासत, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगा कि हम मुगल के अधीन क्यों करने लगा, क्या जरूरत था, क्योंकि उत्तर मुगल काल का जो भी शासक था सभी क्या था, शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं रहता था और सिर्फ क्या करता था, एकदम पूरा राज दरबार में हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम करवाते रहता था और शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए बंगाल भी स्वतंत्र हो चुका था। क्या हो चुका था, स्वतंत्र हो चुका था। अवध भी क्या हो चुका था, स्वतंत्र हो चुका था। अब होता क्या है कि बंगाल उस समय भारत का सबसे, बोल सकते हैं, सुखी संपन्न देसी रियासत प्रांत हुआ करता था। सबसे उस समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। भारत का क्या कहा जाता था, स्वर्ग कहा जाता था। क्यों, क्योंकि बंगाल जो है दोआब के क्षेत्र में था, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो दोआब था उस क्षेत्र में पड़ता था कौन, बंगाल। और इसीलिए बंगाल को कहा जाता है कि उस समय सबसे बड़ा हुआ करता था प्रांत। सबसे बड़ा क्या था, प्रांत, सबसे बड़ा प्रांत था। और याद रखना है, सबसे बड़ा प्रांत था उस समय के बंगाल में बिहार था, उस समय के बंगाल में भी का बंगाल है, उस समय के बंगाल में बांग्लादेश था, ओडिशा था, असम का कुछ क्षेत्र था, बिहार था, झारखंड था, सब किसमें था, बंगाल में। पूरे मिलाकर क्या बनता था, बंगाल में बनता था। और
बंगाल से मुगलों को बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिलता था, टैक्स मिलता था। क्या मिलता था, टैक्स। तो जब भी बात आता था टैक्स का कि रेवेन्यू पहुंचाना है, तो मुगलों का टकटकी लगा, मुगल जो राजा हुआ करता था वो टकटकी लगा के रखता था कि बंगाल से कब आ रहा है टैक्स। बंगाल से चूंकि बहुत ज्यादा जाता था। अब बंगाल क्या हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है। अब बंगाल स्वतंत्र हो चुका है और अब बंगाल में भी अयोग्य राजा बन रहा है। और इसीलिए, और चूंकि बंगाल सबसे ज्यादा समृद्धशाली था, इसीलिए अंग्रेजों की जो काली नजर थी वो सबसे पहले कहां पड़ेगा, और वो सबसे पहले बंगाल पर ही करेगा अटैक, और बंगाल को ही करेगा क्या, अपना यानी अधीन करने का प्रयास, और उसमें वो सफल भी हो जाता है। तो कुल मिलाकर होता क्या है कि बंगाल पर नजर जाता है किसका, अंग्रेजों का, और बंगाल पर नजर जाता है तो बंगाल के एक राजा होते हैं जिन्हें बंगाल का नवाब भी कहा जाता है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला इस समय बंगाल के क्या है, नवाब है। 1757 ईस्वी में इससे अब युद्ध करता है। अब युद्ध क्यों होता है, तो बताए थे कि भारतीय राजनीति में अब क्या करेगा, ये हस्तक्षेप करेगा। चूंकि अकबर खत्म, जहांगीर खत्म, शाहजहां औरंगजेब खत्म, बाकी जितना भी है सब क्या है, अयोग्य है। अब धीरे धीरे क्या करेगा, ये भारत के राजनीति में हस्तक्षेप करेगा। क्या राजनीति में हस्तक्षेप करने आया है, क्या करने आया ये अंग्रेज, व्यापार करने आया, लेकिन ये अब भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करेगा। क्यों, क्योंकि केंद्रीय सत्ता अब क्या हो चुका है, कमजोर। और जब राजनीति में हस्तक्षेप करने लगेगा तो कोई ना कोई ऐसा शासक जरूर होगा जो उसका क्या करेगा, विरोध करेगा, और विरोध करता है। इसी कारण सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच होता है प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच होता है, सिराजुद्दौला के बीच, सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच होता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच जो होता है प्लासी के युद्ध, इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो युद्ध कर रहा था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव ये एक बोल सकते हैं कि सिर्फ क्लर्क था। अभी क्या है, क्लर्क के पद पर है। अब इस सेना में एक सामान्य सिपाही है, क्लर्क है, लेकिन ये महत्वाकांक्षा था, ये दूरदर्शी था, ये योग्य था, ये हमेशा उतावला रहता था। आप हम ही को भेज दीजिए, हम तो सिराजुद्दौला को यूं हरा देंगे, 2 मिनट में हरा देंगे। उतावला था। और उच्च अधिकारी को ऐसा बोलता था, उच्च अधिकारी को जो है गुस्सा आया, या इसके यानी जो है बोल सकते हैं कि इसको पहचान गया, हाँ ये कर सकता है ऐसा। तो रॉबर्ट क्लाइव को क्या किया कि जाओ, ठीक है तुम ऐसा बोलता है तो तुम जाओ, तुम ही करो प्लासी का युद्ध, तुम्हारे नेतृत्व में ही क्या होगा, प्लासी का युद्ध। और जब प्लासी का युद्ध होता है तो ये कूटनीति चाल चलता है। सिराजुद्दौला का सेनापति जो था मीर जाफर, मीर जाफर, और मीर जाफर को ये क्या करता है, अपने में मिला लेता है। और होता क्या है कि बोल देता है कि हम तुमको जैसे कहेंगे तुम वैसे करो, हम तुमको बंगाल का क्या बना देंगे, नवाब। तुम अभी क्या है, सेनापति है ना, हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। और लोभी, ये क्या हो गया, लोभी मतलब ये समझिए कि घूस खा लिया किसका, रॉबर्ट क्लाइव का। अब घूस खा लिया है, अब घूस खा लिया तो क्या करेगा, कहेगा रॉबर्ट क्लाइव बोला तुम अपने पुत्र को मीरन को, ठीक है, और उसके दोस्त मोहन को बोलना रास्ते में रहने के लिए, युद्ध का मैदान हम तय करेंगे। और युद्ध का मैदान था प्लासी, जो कलकत्ता से थोड़ा सा क्या था, दूर था। और जब सिराजुद्दौला आएगा युद्ध करने के लिए तो तुम बोलना महाराज आप चल जाइए, हमें युद्ध को क्या करेंगे, जीत लेंगे। और वही होता है, सिराजुद्दौला को जो है युद्ध छोड़कर कहते हैं चले जाइए, कौन, मीर जाफर। रास्ता में इसका पुत्र मीरन और मोहन सिराजुद्दौला की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और इस प्रकार से पहला बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी के युद्ध को क्या किया, जीत लिया। और इस प्रकार से जो कंपनी आया था भारत में व्यापार करने के लिए, वो भारतीयों से लड़ा और भारतीयों को हरा भी दिया। और इस प्रकार से जब प्लासी का युद्ध खत्म होता है तो रॉबर्ट क्लाइव जो एक क्लर्क के पद पर था, अब उसे बना दिया जाता है बंगाल का ये गवर्नर। क्या बनाया जाता है,
ये बंगाल के गवर्नर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं ये? तो किस युद्ध के बाद एक पद आया है बंगाल के गवर्नर का पद? कौन सा युद्ध? कब हुआ प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757 ईस्वी को ये प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव जीता, इसीलिए इसको प्रमोशन मिला और बना दिया गया बंगाल का। क्वेश्चन रहेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्या बोलिएगा? रॉबर्ट क्लाइव। बात समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो बंगाल का पहला गवर्नर बन गए रॉबर्ट क्लाइव बन गए। ठीक है, अब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर बन चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से पहला बार प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीता। अंग्रेज का मनसा और बढ़ा, नहीं होता कुछ मिलता है तो और इच्छा होता और मिलता। अब क्या करेगा? तो अब और एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है बक्सर का युद्ध। 1764 ईस्वी में 20 अक्टूबर 1764 ईस्वी में एक और युद्ध हो जाता है, बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध की अगर बक्सर की बात करें तो अपना बिहार में है। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो याद रखना ये भी हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इधर से त्रिगुट सेना था। त्रिगुट सेना, कहिएगा त्रिगुट सेना में कौन कौन था? तो त्रिगुट सेना में हुआ करता था बक्सर के युद्ध में त्रिगुट जो सेना हुआ करता था, एक बंगाल का अपदस्त नवाब हुआ करता था जिसका नाम था मीर कासिम। दूसरा हुआ करता था अवध का नवाब। तीसरा हुआ करता था मुगल बादशाह शाह आलम। ठीक है, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। तो कुल मिलाकर ये तीन वो है, इधर अंग्रेज है, फिर भी ये तीनों की क्या होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है। क्योंकि इस समय मुगल बादशाह भी क्या कर रहा है? साथ दे रहा है। और मुगल बादशाह पूरे देश का क्या है? राजा है। और यदि पूरे देश का राजा हारा मतलब पूरा देश हारा। और इस प्रकार से ये जो युद्ध होता है, इस युद्ध के पश्चात क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। उसके पश्चात बक्सर के युद्ध की समाप्ति जो होती है इलाहाबाद की संधि से। इलाहाबाद की संधि से होता है। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होता है और इलाहाबाद की संधि करने के लिए बुलाया जाता है इंग्लैंड से किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। सोचिए वो कितना दूरदर्शी होगा कि सिर्फ संधि करने के लिए बुलाया जा रहा है। और कहिएगा फिर ये युद्ध कौन लड़ा था? हेक्टर मुनरो लड़ा था। कौन लड़ा था? हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो लड़ा था। ठीक है, और 1765 ईस्वी में जो इलाहाबाद का संधि होता है, इस संधि के तहत अब बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है। कौन सा शासन लागू किया जाता है? बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है। और जब बंगाल में द्वैध शासन मतलब ये कि शासन प्रशासन जो है कौन चलाएगा? बंगाल का नवाब ही चलाएगा, लेकिन कर की वसूली कौन करेगा? अंग्रेज। और अंग्रेज को क्या चाहिए था? रुपयन चाहिए था, यहां व्यापार करने आया। तो सोचिए कैसा नीति लागू कर चुका है भारत में। यही करने भारत आया था, व्यापार करने आया था। भारत में व्यापार करने आया, लेकिन बंगाल को जीत भी लिया है और कहा नहीं हम शासन प्रशासन हम नहीं करेंगे, तुम ही करो शासन प्रशासन। नवाब को हमको चाहिए टैक्स की वसूली हम करेंगे। और कहां कहां? बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में क्या किया? द्वैध शासन लागू कर दिया। और ध्यान दीजिएगा, द्वैध शासन में जनता को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया कि आगे जाकर बहुत बड़ा अकाल आया बंगाल में क्या आया? बहुत बड़ा अकाल। और उसमें बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग क्या हुए? मारे गए। ठीक है, और ये सब बात कौन देख रहा है? ब्रिटिश संसद। कहां का? इंग्लैंड का। कि जिस कंपनी को हम भारत व्यापार करने के लिए भेजे हैं, वो कंपनी धीरे धीरे भारतीय राजनीति में क्या कर रहा है? हस्तक्षेप कर रहा है।
65 में यह घटना घटा, 71 1771 आते आते बोला अब हम शासन प्रशासन भी करेंगे, टैक्स की वसूली के साथ साथ क्या करेंगे हम, शासन प्रशासन भी करेंगे। और यही बात ब्रिटिश संसद सब देख रहा है। अब उसको भी लगने लगा, ब्रिटिश संसद को भी, कि हम कंपनी को सिर्फ व्यापार करने के लिए भेजे हैं और ये धीरे धीरे देश को क्या बना रहा है, गुलाम बना रहा है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए इंग्लैंड से कानून बनाकर भेजा जाता था समय समय पर। किसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना है, कंपनी के ऊपर, ठीक है, किस कंपनी के ऊपर। अब आपको दिमाग में जा रहा होगा कि इंग्लैंड क्या तो नियंत्रण क्यों स्थापित करेगा, तो प्राइवेट कंपनी था ये, और इस पर सरकार का क्या करना था, नियंत्रण स्थापित करना था। और इसीलिए इस कंपनी के ऊपर समय समय पर नियम बनाकर भेजा जाता था, जिसमें पहला नियम होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट होता है 1773 का, क्या होता है। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के ऊपर पारित किया गया पहला एक्ट कौन था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी एक्ट के तहत अब कंपनी के ऊपर क्या क्या नियम लागू किया गया, वो सब हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो ये आज तो नहीं देखेंगे क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा, अगले दिन देखेंगे, ठीक है।